सभी को मेरा नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि सब ठंड में आए हैं दौड़ते भागते। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आयुर्वेद आहार, लोगों को ऐसा लगता है उसमें क्या है, आहार जो भी है वो आयुर्वेद ही है। बात एकदम सही है कि आहार जो भी है वो सब आयुर्वेद है। और एटलीस्ट अपने देश में तो ऐसा ही है कि हमारी जितनी भी ट्रेडिशन है वो आयुर्वेद से ही निकली हुई है। तो हमारा आहार है, अगर हम ट्रेडिशनली बनाते हैं और करते हैं तो वो आयुर्वेद आहार ही है। पर आज जो मैं आयुर्वेद आहार की बात करूंगी वो हम FSSAI के साथ मिलके एक पूरी कैटेगरी अलग ला रहे हैं आयुर्वेद आहार की। उसके विषय में बात करेंगे जो शायद यहाँ कई लोगों को नहीं पता होगा। जैसे माननीय येल्लो जी यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने आयुर्वेद क्रांति, तो उन्होंने पूरा वो ट्रेडिशनल फूड का प्रचार प्रसार किया है और उस पर बहुत काम कर रहे हैं। तो वो भी आयुर्वेद आहार ही है। मैंने पहले ही कहा कि अपने देश में जितना भी ट्रेडिशनल फूड है वो पूरा आयुर्वेद से रिलेटेड है। हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, हमारे जितने भी त्योहार हैं, आप अगर उसको देखोगे तो सबका साइंटिफिक, लास्ट में जो साइंटिफिक देखेंगे उसको साइंस निकालेंगे उसके पीछे तो आयुर्वेद ही मिलेगा आपको। और सबके पीछे साइंटिफिक रीजन भी हैं। ऐसे ही ना कोई हम त्योहार मनाते हैं, ऐसे ही ना कोई हम आहार बनाते हैं, सबके पीछे साइंस छिपा हुआ है। तो आयुर्वेद आहार जो FSSAI में आ रहा है, आज उसके विषय में मैं थोड़ी सी बात करने जा रही हूँ कि क्या है ये। वैसे इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, पर आपको पता है कि अंडर नरिश्ड पीपल बहुत हैं और उसमें भी हमारे देश में और एशिया अफ्रीकन कंट्रीज उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। 3 में से 1 बच्चा, 1 वुमन अपने वहाँ अंडर नरिश्ड देखने को मिलती है, एनीमिया से पीड़ित देखने को मिलती है। और आप देख रहे हो कि हर 5 साल में पंचवर्षीय योजना आती है, कोई नई योजना आती है, कुछ नया सरकार लॉन्च करती है, मगर फिर भी स्थिति वही की वही है। 1% से ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट अभी तक गवर्नमेंट बहुत प्रयास करती है मगर उसमें इम्प्रूवमेंट मिल नहीं रहा है। आज भी जो हमारे देश की स्थिति है वो बहुत बुरी है कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं, 149 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनका स्टंटेड से पीड़ित हैं, 45 मिलियन हैं जो वेस्टेड से पीड़ित हैं और 38.9% बच्चे हैं, मिलियन बच्चे हैं वो ओवरवेट से। मैंने ओवरवेट भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाते हैं इसलिए ओवरवेट है, वो सही नहीं खाते इसलिए ओवरवेट हो जाते हैं, क्योंकि सही खाना इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। इन सब के पीछे ये जो आंकड़े इतने सारे आप देख रहे हैं, डायबिटीज़ में भी हमारा देश आजकल सबसे आगे बढ़ रहा है, जो बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। ओबेसिटी हमारे देश में खूब बढ़ रही है। तो इन सब के पीछे ये नहीं है कि हम बहुत खाने लगे हैं इसलिए बढ़ गई है, पर अगर सही खाना छोड़ दिया है इसलिए ये सब तकलीफें बढ़ रही हैं। और जो न्यूट्रिशन कहते हैं हम जिसको, पर हम जब आयुर्वेद में बात करेंगे तो न्यूट्रिशन में सबसे इम्पोर्टेंट है अग्नि। जब तक हमारी अग्नि सही नहीं होती, हम चाहे कुछ भी खाएं वो काम नहीं करेगा। तो ये जो सब आंकड़े दिखा रहे हैं वो स्केरी है, माने ये अच्छी बात नहीं है। ये सब चीज़ों के लिए हमें सोचने की ज़रूरत है और स्पेशल वैद्यगणों को सोचने की ज़रूरत है ना। तो गैप कहाँ है अपने दोनों चीज़ों में? तो ग्रोइंग प्रिवेलेंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी है ना। तो ये जो है पेंडेमिक के बाद तो और बढ़ गया कि डायबिटीज़ बहुत लोगों को हो गया, ओबेसिटी हो गई और कम्युनिकेबल डिजीज बहुत बढ़ गए हैं।
तो और जेंडर गैप भी अपने वहाँ है, चाहे हम कितना भी कह लें कि हमारा अब तो कोई फर्क नहीं रहा स्त्री पुरुष में, मगर आज के दिन में भी बहुत जेंडर गैप। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में है, ये पूरे वर्ल्ड में स्थिति है, चाहे कितने विकसित देश क्यों ना हो, तब भी ये स्थिति है कि मेन से वीमेन में 10% ज़्यादा ही डेफिशिएंसी मिलती है सब जगह। अब न्यूट्रिशन के लिए और ग्लोबल हेल्थ के लिए पूरे दुनिया लगी हुई है, सब लोग इसके लिए प्रयास करते हैं कि सही पोषण मिले, सही खाना मिले, सब लोग स्वस्थ रहे। तो यूनाइटेड नेशन ने भी पूरा डिकेड मनाया, 2016 से 2025 तक का उनका चल रहा है डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। फिर अपने वहाँ पोषण अभियान मोदी जी ने शुरू किया है, वो भी काफ़ी जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार और उस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। FSSAI ने भी पब्लिक हेल्थ और उसके ऊपर उन्होंने भी शुरू किया कि डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए आहार की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उसका अभियान है। फिर हमारा आयुर्वेदा डे का भी एक 21 में थीम लगाया था हमने कि आयुर्वेदा फॉर न्यूट्रिशन। 16 अक्टूबर है जिसको डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड फूड डे कहा है। उसके साथ सही पोषण देश रोशन माने बहुत सारे सूत्र भी काम कर रहे हैं, बहुत कुछ इस पे चल रहा है, मगर फिर भी इतना रिजल्ट चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। अब यह है कि न्यूट्रिशन का रोल क्या है, तो हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो, हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए मेंटल एंड फिजिकल वो अच्छे से हो, उसको हम कहेंगे कि न्यूट्रिशन ठीक से मिल रहा है। हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहेंगे तो आहार क्या है कि हमारे वर्ण प्रसाद तुष्टि पुष्टि बल मेधा प्रीणनो जीवनो है ना, स्मृति ओज अग्नि, जिसको सबको वर्धन करे, ऐसी जो भी चीज है उन सबको हम आहार कहेंगे, क्योंकि आहार का काम यही है कि हमारा मन और शरीर को स्वस्थ रखे और उसका ग्रोथ अच्छे से करे। अब एक्ट एंड रूल्स भी आहार पे बहुत सारे अभी तक आ गए हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, ऐसे अब देखते जाओ तो बहुत सारे ऑयल के ऊपर, वेजिटेबल के ऊपर, पैकिंग के ऊपर अलग अलग एक्ट आते जा रहे हैं। फूड पे लोग कंटिन्यूस कुछ न कुछ सोच रहे हैं और कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहा है या प्रयास में कोई कमी है, प्रयास पूरी तरह से हो रहे हैं। अब ये जो FSSAI की कैटेगरी है, अभी तक जो है हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी पर्पस, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, फूड विथ एडेड प्रोबायोटिक इंग्रेडिएंट्स, फूड विथ एडेड प्रीबायोटिक इंग्रेडिएंट्स, स्पेशलिटी फूड कैटेगरी बॉटनिकल्स इंग्रेडिएंट्स। ये जो बॉटनिकल्स है ना, मीन्स हमारे आयुर्वेद के ड्रग ही ज़्यादा है, मतलब प्लांट्स ही हैं, नोवेल फूड। और अब उसमें एक कैटेगरी और ऐड करने जा रहे हैं, वो है आयुर्वेद आहार। हेल्थ सप्लीमेंट आप देख रहे हैं बाजार में बहुत आ रहे हैं। लोगों को आजकल जैसे काशी जी ने कहा कि हम आहार है औषध, आहार हमारी औषध हो सकती है, मगर औषध को आहार नहीं कर सकते। मगर आज अगर आप देखेंगे तो लोग इतने सप्लीमेंट्स तरह तरह के खाते रहते हैं
और बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे खाते हैं जैसे आहार ही खा रहे हैं। ऐसा हाल हो गया है लोगों का कि हम मल्टीविटामिन गोली भी खा रहे हैं, हम विटामिन डी भी खा रहे हैं, हम बी कॉम्प्लेक्स भी खा रहे हैं, फलाना भी खा रहे हैं, ऐसा हो गया है। तो ये जो है ना सप्लीमेंट्स होना चाहिए कि बूस्ट ओवरऑल हेल्थ और हेल्थी इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, पर उसमें जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन, मिनरल्स, फिर मैं कह रही हूँ कि हमारे जो ये सप्लीमेंट्स सब आ रहे हैं बाजार में और सब ले भी रहे हैं, मगर हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से सोचें तो अगर हमारी अग्नि सही नहीं है तो ये कोई सप्लीमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि पचेगा ही नहीं तो फिर कैसे काम करेगा ये। अब न्यूट्रास्यूटिकल क्या है उसको मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा सबको पता है कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज है, तो माने ये कैटेगरीज हैं इनकी FSSI की, तो उसमें यही है कि अलग अलग प्रेगनेंसी के लिए अलग और जेरियाट्रिक के लिए अलग डाइट ऐसा करते हैं, उसको कहेंगे। फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, तो हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फूड आएंगे बाजार में जो आ रहे हैं। अब इन सब में डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप देख रहे हो कि हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज एंड फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और उनके अपने रेगुलेशंस बने हुए हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज FSSI की जो है और उनमें जो डिफरेंस है वो है। इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स जो ये रूल के लिए हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। अब हमें ये न्यू कैटेगरी की ज़रूरत क्यों पड़ी कि आयुर्वेद आहार हमें क्यों लाना पड़ रहा है न, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट जो आ रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल, फंक्शनल फूड, डाइटरी, हर्बल प्रोडक्ट्स, सब बाजार में आप देखोगे तो बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आयुर्वेद के नाम पे भी आ रहे हैं कि ये आयुर्वेद आहार है। स्पेशली पेंडेमिक के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बाजार में आ रही हैं जो आयुर्वेद के नाम पे आ रही हैं। आयुर्वेदिक खाना, आयुर्वेदिक आटा, आयुर्वेदिक टॉफ़ी, आयुर्वेदिक चॉकलेट्स, कुछ भी आयुर्वेदिक बहुत कुछ आ रहा है, मगर उसमें सही आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत कम है। और आयुर्वेद इंग्रेडिएंट्स 1 या 2 होते हैं, बाकी के होते हैं या केमिकल होते हैं बहुत सारे, और कहते हैं कि हम आयुर्वेद कर रहे हैं। तो हम आयुर्वेद आहार किसको कहेंगे कि जो रेसिपीज हैं उसमें आयुर्वेद के इंग्रेडिएंट मैक्सिमम हो और उसकी जो प्रोसीजर, क्योंकि अपने वहाँ संस्कार के लिए भी कहा है कि संस्कार गुणांतराधान, संस्कार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। माने कोई चीज़ हम बनाते हैं, वो बनाने की जो विधि है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बनाने की विधि के कारण भी बहुत सारे गुण बदल जाते हैं। तो हमारे जो शास्त्रोक्त, मैंने आपको कई लोगों को ऐसा लगेगा क्योंकि हम पढ़ते हैं ना तब इतना ध्यान नहीं देते, न डिप में जाते हैं, तो लगता होगा कि हमारे वहाँ कौन सी रेसिपीज हैं। मगर जब हम देखेंगे, आपको आगे प्रोफेसर अनुपम जी बताएंगे कि हमारे वहाँ कितनी रेसिपीज शास्त्र में दी हुई हैं। माने इतनी सारी रेसिपीज मिलती हैं शास्त्र में ही, और इतनी अच्छी रेसिपीज मिलती हैं, और वो सब रेसिपी बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं है, इजी है और सच में न्यूट्रिशियस हैं। वो सच में दीपन पाचन करके शरीर को न्यूट्रिशन देती हैं। तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे और उम्मीद तब आपको ध्यान में आएगा।
अब साइलेंट फीचर्स ऑफ आयुर्वेद आहार रेगुलेशंस है ना, जो रेगुलेशंस आ रहा है मैंने आयुर्वेद आहार विल बी रेगुलेटेड बाय FSSR, whereas the Ayurveda, Siddha, Unani medicines will be regulated by DNC Act. आप सबको पता है 1940 का है. Ayurveda आहार regulation have been prepared keeping in view the sanctity of Ayurveda and the concept of Ayurveda will not be diluted. वो उसमें ध्यान रखना है. The provision have been made for classical Ayurveda आहार preparations as well as for innovative food products. माने ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासिकल के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें आज के ज़माने के हिसाब से बहुत कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, इनोवेशन लाने पड़ेंगे, तभी हम आयुर्वेद आहार को आगे बढ़ा पाएंगे. इसमें यह है कि आयुर्वेद ड्रग जो बना रहे हैं वो उसी परिसर में अपना आयुर्वेद आहार भी बना सकते हैं. एक का FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक का GMP का लाइसेंस लेना पड़ेगा. 2 लाइसेंस लेके मगर एक ही में चला सकते हैं. अभी क्योंकि इस पे बहुत सारा कहते हैं ना अपोजिशन है, अभी लोगों को मॉडर्न साइंस वालों को गले उतारने में दिक्कत हो रही है, उनको ये समझाने में भी काफ़ी हमारे को बहस करनी पड़ रही है. इसलिए हमने भी ये किया है कि 24 मंथ तक के 2 साल के बच्चे तक के आहार अभी हम नहीं ला रहे हैं, उनके इन्फेंट फूड नहीं ला रहे हैं. जबकि आयुर्वेद में इन्फेंट फूड भी बहुत अच्छा और बहुत सेफ है, मगर अभी उसके लिए कहते हैं ना समाज उसको इतने अच्छे से स्वीकार नहीं रहा है, इसलिए उसको भी हम नहीं ला रहे हैं. तो हम जो रेसिपी लाएंगे वो जो भी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड स्पेशल, डाइटरी यूज, ये जो इनके सब हैं कैटेगरीज, उसके बाद हमारी कैटेगरी आ रही है, पर हम इसमें विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड्स इस तरह से कोई भी एडिशन नहीं होने देंगे आयुर्वेद आहार में. हाँ, नेचुरली उसमें है, क्योंकि हमारे पास बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नेचुरली बहुत सारे विटामिन, मिनरल सब कुछ हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, लेबल में डिक्लेयर कर सकते हो. हमें एडिटिव्स जो भी डालने हैं नेचुरल ही डालेंगे हम उसमें आयुर्वेद आहार में. सेफ्टी रिक्वायर्ड है, क्योंकि खाने की चीज़ है तो सेफ्टी का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो जो FSSAI के रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ही पैकेजिंग में भी यूज़ करेंगे और आहार में भी यूज़ करेंगे. इन सब के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई है, जो इसके रूल्स रेगुलेशन के साथ साथ लाइसेंसिंग प्रोसेस कैसी होगी वगैरह पूरा तैयार कर रहे हैं FSSAI के साथ मिलके, जिसमें मैं चेयरमैन हूँ और प्रोफेसर अनुपम जी, प्रोफेसर तनुजा जी जो आज सब वक्ता हैं, वो सब उसमें मेंबर हैं और हमारी कमेटी है. ये अपना आयुर्वेद आहार का लोगो है. जो आयुर्वेद आहार कोई भी हम लॉन्च करते हैं मार्केट में तो इसी लोगों के अंडर ये लॉन्च होगा. इसी लोगों के अंडर लॉन्च होगा और इसमें ये सब फॉर्मेलिटीज़ हैं कि भाई ओनली डायरेक्टरी यूज़ लिखना है, वार्निंग लिखनी है कि भाई बच्चों से दूर रखो, बच्चों को नहीं देना है वगैरह वगैरह. ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हैं. हम सब जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद आहार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं. इसमें शेड्यूल ए के में जो 68 बुक्स लिस्टेड हैं, अभी हमने सिर्फ उसी को लिया है कि उसमें जितनी रेसिपीज़ हैं उसी को हम क्लासिकल रेसिपी मान के एक बार शुरू कर रहे हैं. बाकी ये डायनेमिक प्रोसेस है, इसमें हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. हम प्रयास कर रहे हैं कि सब कॉलेजेस को हमने ईमेल भेजी है कि भाई हमें जिसको जो आहार से रिलेटेड आयुर्वेद की बुक्स पता है वो ज़रूर बताएं और उसको हम इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे. तो
हो सकता है कल को हमारे बहुत सारी बुक्स बढ़ जाएगी और हम बहुत सारे रेसिपीज और ला पाएंगे। अब इसमें मेनली 5 कैटेगरी है। सबसे पहले कैटेगरी ए। जो कैटेगरी ए है उसमें शेड्यूल ए की जो भी बुक्स हैं उसमें जैसे दिया है, मैंने क्लासिकल रेसिपी जैसे दी है वैसी की वैसी, कुछ भी किए बिना आप लाते हो तो वो आएगा कैटेगरी ए में। कैटेगरी बी में आएगा कि आप थोड़ा बहुत रेसिपी में कुछ बदलाव करते हो या इंग्रेडिएंट्स में कुछ बदलाव करते हो। कई बार करना भी पड़ता है क्योंकि जो उस जमाने में इंग्रेडिएंट थे आज कुछ मिलते भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए बी कैटेगरी की है। कैटेगरी B1 जो है वो है कि आप फॉर्मेट बदलोगे, मैंने होगा क्लासिकल ही, जैसे कि आप सबको पता है कि अपना मूंग यूज तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वालों ने उसको पाउडर फॉर्म में किया और फिर गर्म पानी में घोल के उसको पी लो। तो ऐसे फॉर्मेट बदलने भी पड़ेंगे क्योंकि ज़माना आपका ऐसा हो गया है, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है बनाने का, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में फॉर्मेट बदलने पड़ेंगे। जो अभी के पब्लिक मांगती है वैसा करना पड़ेगा, तो वो आएगा आपका B1 में। और B2 कैटेगरी है वो ये है कि डिजीज क्लेम अगर आप बदलते हो, जैसे कोई चीज़ आयुर्वेद ने लिखी है कि प्रमेय के लिए है, मगर कई नए रिसर्च ऐसे आते हैं या कई बार अनुभूत लोगों को पता होता है तो उनको लगेगा कि नहीं ये एनीमिया में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आयुर्वेद में कहीं लिखा हुआ नहीं है पर आप वो क्लेम करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो वो आएगा कैटेगरी B2 में। B3 फोर्टिफाइड का है, पर आयुर्वेद में अगर आप सोचेंगे तो फोर्टिफाइड जैसा कुछ होता नहीं है, मगर B3 कैटेगरी फोर्टिफाइड की रखी है कि आप कुछ फोर्टिफाइड करेंगे। अब ये इसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पहला है ए कैटेगरी है, उसमें आप बुक कौन सी है, किसकी रेसिपी ली है, सिर्फ आप रेफरेंस दे दीजिए, उतना ही आपको देना है और आपको स्वीकृति मिल जाएगी उसके लिए, है ना। प्री इंटीमेशन सिर्फ देना है आपको FSSI को। फिर दूसरी जो बी कैटेगरी है कि जिसमें आप थोड़ा बहुत फॉर्मेट बदलोगे या इंग्रेडिएंट कुछ बदलोगे, तो उसमें आपको पहले तो एडिक्यूट डेटा देने पड़ेंगे सेफ्टी के, तो आप अगर कुछ नया ऐड कर रहे हो उसमें तो सेफ्टी डेटा आपको देने पड़ेंगे। उसमें ये हो सकता है कि कहीं पब्लिश्ड है और वो ही दे दिया आपने कि हमने ये इंग्रेडिएंट ऐड किया है, वो सेफ है तो चलता है, इस तरह से भी आप उसको दे सकते हैं। और उसके लिए आपको प्री अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर B1 है, B1 में आपको जो आप मैंने फॉर्मेट बदलोगे और फॉर्मूला भी बदलोगे तो उसमें भी आपको प्री अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और जो B2 है जिसमें डिजीज क्लेम करना है, उसमें आपको स्टडी भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि किसी डिजीज के लिए आप क्लेम कर रहे हो तो डिजीज क्लेम करने के पहले आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उसके डेटा देने पड़ेंगे। और फोर्टिफाइड करेंगे तो उसमें अगर आयुर्वेद का ही कुछ जैसे आजकल कर रहे हैं कि आटा है, मैंने ये ऑलरेडी आ चुका है अपना जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय है, उन्होंने अभी की जो पंचवर्षीय योजना है 2.0 उसमें आयुर्वेद इंटरवेंशन को मान्य किया है, आया है इस बार। और उसमें आटे में त्रिकटु और विड़क मिला रहे हैं बच्चों के लिए जो फोर्टिफाइड आटा, तो फोर्टिफाइड कहो या हमारी दृष्टि से सिर्फ एडिशन है, तो वो करने से ये होता है कि बच्चों की अग्नि ठीक होती है, उनको कृमि की प्रॉब्लम जो होती है उससे रोक सकते हैं। तो इस तरह का हम B3 कैटेगरी में
कर सकते हैं। ये जो थिकनेस स्टेबलाइजर है या प्रिजर्वेटिव है, फ्लेवरिंग वगैरह, ये सब अभी हमने जो भी FSSAI के मानक हैं उसको एज इट इज स्वीकार किया है। माइक्रोबायोलॉजी का जो माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी उनके ही हमने अभी ऐसे कैसे स्वीकार किए हैं। तो ये जो आयुर्वेदा फॉर अचीविंग SDG 2 है ना, जो बाय 2030 तक हमें अचीव करना है, नो हंगर, तो उसमें हम आयुर्वेद आहार को इंक्लूड करेंगे और अच्छे आहार लाएंगे तो मे भी ये अचीव करने में हमें बहुत सुविधा होगी और हम उसको जल्दी से अचीव कर पाएंगे हमारे गोल को। और स्पेशली बुजुर्गों के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तो मोदी जी का जो वाक्य है, फ्रॉम द प्लांट्स टू योर प्लेट, फ्रॉम मैटर्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ टू मेंटल वेलबींग, द इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन इज इमेंस। थैंक यू सो मच आप सबने